तेजस्वी यादव ने सीएजी रिपोर्ट पर राज्य सरकार को घेरा। सीएम नीतीश को दी 10 साल की सीएजी रिपोर्ट पढ़ने की सलाह। भागलपुर में बरारी थाने में सिंचाई कर्मी की मौत, थाने का ग्रामीणों ने किया घेराव। सिटी एसएसपी सहित थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। मधुपुर उपचुनाव को लेकर गरमाई राजनीति, पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। बीजेपी पर लगा बोरो प्लेयर उतारने का आरोप। बड़कागांव के सीओ का ऑडियो वायरल, आग लगने पर ग्रामीण ने किया था सीओ के पास कॉल। फोन पर सीओ ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सुबह सवेरे में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में सोमवार की देर शाम पुलिस हिरासत में सिंचाई कर्मी संजय कुमार यादव की मौत के बाद वहां पर बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बरारी थाना का घेराव कर सिटी एसएसपी पूरण कुमार झा और थाना अध्यक्ष प्रमोद शाह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं घंटाघर चौक स्थित भाजपा मार्ले और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में बिहार के सरकार नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आपको बताएं आगे कि भाकपा माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके कुमार ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की थाने में हत्या कर दी गई है और इस मामले पर पुलिस अब लीपापोती कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा जबरन युवक के गले में गमछा बांधकर उसे घसीटते हुए और लाठी डंडों से पीटते हुए थाने तक लाया गया था। साथ ही स्थानीय लोगों ने युवक की मौत का कारण पुलिस की पिटाई को बताया है। यानी कि सीधे तौर पर पुलिस ने इतनी बेरहमी से इस युवक को मारा कि इस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। विभत्स घटना मायागंज में हुआ। पूरा गांव को आदमी डर से ताला लगा लिया था अपने घर में। पुलिस घर घुस घुस के आदमी को निकाल रहा था और उसी में एक सरकारी कर्मी उनको गले में गमछा लगा करके थाना लाया और थाना में इतना पिटाई किया कि उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना का पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार निंदा करता है, महागठबंधन परिवार निंदा करता है। ये नीतीश कुमार का जो ये पुलिस जो सशस्त्र विधेयक जो उन्होंने लाया है उसका ये टेलर है। ये पुलिस राज की वानगी है पहली भागलपुर में। एक सरकारी कर्मचारी जो इरिगेशन में काम करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, बिल्कुल भोला भाला घर में घुस करके, कल पूरा मायागंज में जिस तरीका से घर में घुस करके लोगों को पीटा गया और घर में घुस करके लोगों को तबाह किया गया और संजय यादव को पकड़ करके गला में गमछा लगा के घसीटते हुए पीटते हुए हादत लाया और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। ये हादत में मौत, ये नीतीश सरकार को जवाब देना होगा। उसी वक्त गाड़ी को रोक के सीधा मारना शुरू कर दिया एकदम पूरा। आपसे भी मारपीट? हमसे कोई मारपीट नहीं हुआ, हम तो थे ही नहीं गाँव में। हम एलआईसी एजेंट हैं। हम अपना मिलन समारोह करके हम घर वापस जा रहे थे। प्रशासन जो है एकदम पकड़ दे, एकदम सीधा देने के तो गाड़ी लेके भाग गए, तो क्या हाल होता था भगवान। बर्बरता पूर्वक गले में गमछी लगा करके घसीटते हुए, कम से कम आप पुलिस प्रशासन है, आप कम से कम उसको बोलने का भी मौका दीजिएगा ना। सर हम आए हैं तुरंत, अभी हम कहीं से आए हैं, आखिर बात क्या है, हमको इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? मामला एक छोटा सा मामला सर हुआ है करीब 4 बजे के लगभग। ठीक है सर, 4 बजे के लगभग एक बच्चा का लड़ाई हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कुछ विकराल हुआ सर, बीच में 5:30 बजे के लगभग विकराल हुआ। उसके बाद फिर माहौल फिर शांत हो गया सर। बेवजह पहली बात तो ये बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को। और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। समाज से प्रशासन लोग खींच के लेके गए थे, उसके बाद रास्ते में डेथ हो गए। उसके बाद मायागंज अस्पताल में छोड़ दिए थे और किसी अन्य व्यक्ति से हम लोग के घर में खबर पहुंचा दी कि वो डेथ कर गए। तब हम लोग वहाँ गए,
पहले 10 मिनट रुके, डॉक्टर से सलाह लिए। उसके बाद हम लोग सोचे थाने प्रशासन मारे हैं तो वहीं जाके हम लोग अस्पताल से थाना हम ही लोग लाए हैं। मेरे चाचा हुए, अपने चाचा को लाए हैं। रात से प्रमोद शाह और उसकी पूरी टीम फरार है। दो पक्षों के बीच में लड़ाई होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही दल बल के साथ जो है पुलिस को वहाँ पे भेजा गया। विधि व्यवस्था की काफ़ी वहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन पुलिस के दल बल ने बहुत ही सूझबूझ के साथ विधि व्यवस्था की समस्या पे नियंत्रण पाया और उसी में जो है वो कुछ लोगों को पूछताछ करने के लिए थाना पे लेकर के आए और उसी में संजय यादव जो है थाना पे आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो तुरंत उन्हें मायागंज अस्पताल में लेकर के जाया गया, जहाँ पे इलाज के क्रम में आधा घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में हम लोगों ने जुडिशियल इंक्वायरी कराने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है और जो इसमें NHRC के गाइडलाइन के तहत अग्रिम कार्रवाई इसमें अपेक्षित है वो कार्रवाई हमारे स्तर से की जा रही है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख कर लेंगे। कुमार गौतम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी खबर सामने आई है, इस खबर ने कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं या यूं कहें कि पूरे प्रदेश की जनता को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि जो लोग रक्षक हैं वही अब भक्षक बनते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। बिल्कुल, इस खबर के बाद पूरे बिहार में पुलिस तंत्र के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आखिर पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? ना तो उस व्यक्ति के ऊपर FIR है, ना तो वो व्यक्ति वहाँ मौजूद था। और जब दो बच्चों के बीच में जब ये घटना भागलपुर जिले की बरारी थाना क्षेत्र की है, जहां मायागंज एक मोहल्ला है, जहां पर यहाँ दो बच्चों के आपसी झगड़े के बीच का ये मामला तूल पकड़ता है और फिर उसमें बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पुलिस का जो रोल है वो उस झगड़े के फसाद को शांत करना था और उसमें जो व्यक्ति झगड़ा कर रहा था उसको समझाने की जरूरत थी। हम ये कह सकते हैं कि सज्जन पुरुष को पुलिस का इस तरीके से लेकर जाना, क्या इस तरीके से पुलिस आम जनता के बीच अपनी पकड़ बनाएगी? बिल्कुल, वही बता रहा था मैं कि ये जो पुलिस तंत्र की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर कोई अपराधी होता है या कोई कुख्यात अपराधी होता है तो उसको किस तरीके से पकड़ा जाता है, लेकिन एक आम आदमी को यदि आप पकड़ते हैं और वो कह रहा है कि वो सरकारी कर्मचारी है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, वो तो अभी ड्यूटी पर से आ रहा है, तो कम से कम पुलिस पदाधिकारियों को उनकी बात सामने लानी चाहिए, रखनी चाहिए थी। दूसरी बात, जब उनके बच्चे कह रहे हैं कि देखिए इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बावजूद इसके जबरन इनको ले जाया जाता है, तो किस कारण से ले जाती है पुलिस, क्यों अंदर पीटती है या पीटने के दौरान किस भाग में चोट लग जाता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। हालांकि जो SSP है वो साफ तौर पे कह रही है कि न्यायिक जांच होगी और ये न्यायिक जांच के रिपोर्ट जब भी आएंगे, लेकिन संजय यादव लौट कर नहीं आएंगे, ये परिवार के लोगों को अब बताना होगा, क्योंकि संजय यादव की मौत जिस तरीके से हुई है वो सवाल का घेरा है और उस सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है वो ये बताती है कि आम लोगों के प्रति क्या रवैया होगा पुलिस का। आज भी पुलिस के पास लोग FIR कराने नहीं जाते हैं, कोई सामान गुम हो जाता है तो नहीं जाते हैं। हालांकि सरकार ये दावा करती है कानून का राज है, इसमें आम लोगों को न तो फंसाया जाता है और न बचाया जाता है। तो आखिर ये जो संजय यादव के साथ जो हुआ, तो इसमें आखिर किसने किसको फंसाया, ये सरकार को जवाब देना होगा। क्योंकि अब इस पूरे मामले में आप देखिए कि जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं। अजीत शर्मा भागलपुर के विधायक हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर सबसे पहले इनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए। और वो मुख्यमंत्री से भी अपील कर रहे हैं कि क्या इस तरीके की कार्यशैली रहेगी पुलिस प्रशासन की, तो आखिर आम लोगों का कैसे भरोसा रह पाएगा पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो आखिर फिर भरोसा किस पर किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सिल्क सिटी भागलपुर की ये तस्वीर पूरे बिहार को शर्मसार करती है, पुलिस तंत्र के ऊपर पर कुमार वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपने पुलिस प्रशासन को लेकर बात किया, पुलिस प्रशासन को लेकर बात की जाए तो लगातार
पुलिस अब जो है सवालिया घेरे में आ चुकी है और अब पुलिस की जवाबदेही बनती है कि आखिर उस दिन उस रात ऐसा क्या हुआ थाने में कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन लिपापोती कर रही है, किस तरीके से अपना बचाव करने की कोशिश यहां पर अब पुलिस प्रशासन कर रहा है। देखिए, पुलिस प्रशासन के इस रवैये के बाद जो वहाँ आवाम है उनकी सूझबूझ देखिए। नहीं तो इतने बड़े हादसे पर तो भागलपुर के लोग थाने का घेराव ही नहीं करते, बल्कि थाना को पूरी तरीके से अपने प्रदर्शन का शिकार बना सकते थे। लेकिन आम जनता ने बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया, एसएसपी की बातों को माना, एसडीओ की बातों को माना और खास करके जो थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर अविलंब बर्खास्तगी कर करके एसएसपी ने भी बहुत सूझबूझ दिखाई है। और एसएसपी ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे पुलिस के लोगों पर, चाहे वो पदाधिकारी ही क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग उन्होंने की है। और वो न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ये पूरी तरीके से दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्षी पार्टियों को एक मौका जरूर मिल गया है इस घटना के बाद से कि संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव की मौत के लिए जो पुलिस तंत्र जिम्मेवार है, आखिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, कौन कौन से वो लोग हैं जो इसमें कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि क्या केवल जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जो आला अधिकारी उस वक्त थाने में मौजूद थे, उनको बर्खास्त कर देने भर से ही इस पूरे मामले का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले से छुटकारा पुलिस प्रजा को मिल जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो ये दिखा दिया कि जो भी अधिकारी उस वक्त आला अधिकारी थाने में मौजूद थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। क्या एकमात्र यही उपाय है अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चाहे जो भी कर ले पुलिस प्रशासन या फिर न्यायिक जांच की जो भी रिपोर्ट आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब संजय यादव दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी भरपाई अब कोई नहीं कर सकता। उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोगों के बीच संजय यादव अब सिर्फ यादों में रह गए। लेकिन जिस वजह से उनकी मौत हुई है वो हमेशा से एक सवाल बनकर रहेगा कि आखिर उन पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर क्या हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए जिन्होंने इस तरीके का रवैया अपनाया है। गमछी से किसी को घसीट कर ले गए, इस दौरान भी अगर किसी को कहीं अंदरूनी चोट लग जाती है या वो व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, क्या उसके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? ये आम जनता पूछना चाहती है, ये पूछ रही है। और खास करके अब तो इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया है और वहाँ पर जो स्थानीय विधायक अजीत शर्मा वो मुलाकात करने जाते हैं, तमाम जो आरजेडी के जिलाध्यक्ष है वो मुलाकात करने जाते हैं पीड़ित परिजनों से। और ये आग अभी इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। ये भागलपुर शहर है और भागलपुर शहर में जो जनता है वो अगर सूझबूझ से अगर काम नहीं लेती तो जितनी पुलिस बल की तैनाती की गई थी उससे ज़्यादा लोग जुटे हुए थे वहाँ पर, कुछ भी हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायिक जांच और बर्खास्तगी कर के बढ़िया पुलिस पदाधिकारी ने सूझबूझ जरूर दिखाई है, लेकिन सूझबूझ और चालाकी जनता ने भी दिखाई है कि पुलिस के ऊपर भरोसा किया है, बढ़िया पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर भरोसा किया है। अब उन्हें उम्मीद है कि न्यायिक जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी वो दूध का दूध पानी का पानी हो। न्यायालय क्या उचित कार्रवाई करता है या जो भी बिल्कुल ठीक है उपाय होंगे वो जो पुलिस अधिकारी उस वक्त थाने में मौजूद थे उनको केवल बर्खास्त करना ही एकमात्र उपाय नहीं है। उपाय यहाँ पर यह है कि किस तरीके से प्रदेश में शांति, सेवा और न्याय को स्थापित किया जाए, किस तरीके से आम जनता के बीच जो भरोसा है पुलिस को लेकर, जो आम जनता खो चुकी है, उस भरोसे को एक बार फिर से स्थापित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि झारखंड में मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्म है इस वक्त। उपचुनाव से पहले सूबे में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगातार अब जारी है। सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा और भाजपा पर बोरो प्लेयर उतारने का आरोप भी लगाया। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए अपना बयान दिया है। वहीं इस मुद्दे पर जेएमएम
प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास मधुपुर उपचुनाव के लिए कोई अपना उम्मीदवार नहीं है, जिसके चलते पार्टी बोरो प्लेयर के सहारे पहले से हारे हुए चुनावों को जीतने की कोशिश कर रही है। बता दें कि गंगा नारायण 22 मार्च को आजसू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसी को लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग हैं, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। गंगा नारायण जी उस क्षेत्र के सामाजिक समस्याओं से, लोगों के दिन रात की समस्याओं से लगातार जुड़े हुए थे और पिछले बार जबकि डायरेक्ट लड़ाई थी भाजपा और यूपीए के बीच में, उसके बावजूद 46,000 वोट लाकर उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार और गंगा जी का उस क्षेत्र में अपना जनाधार दोनों मिलाकर एक बहुत ही शानदार विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसलिए कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगा रही है। वैसे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बोरो प्लेयर डॉक्टर अजय कुमार को तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था पार्टी ज्वाइन करने के 1.5-2 वर्षों के भीतर। तो बोरो प्लेयर का आरोप अगर कांग्रेस लगाती है, ये बड़ी हास्यास्पद बात होती है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, सीधे आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा प्रदेश में गर्म है और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की और विपक्ष पक्ष की, तो दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो मधुपुर में इस वक्त क्या स्थिति बनी है? क्या कुछ लगता है आपको कि किसकी हवाएं इस वक्त चल रही हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए मधुपुर उपचुनाव को लेकर कह सकते हैं राज्य की जनता की निगाहें जरूर टिकी है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मधुपुर उपचुनाव में एक तरफ जेएमएम है तो एक तरफ आजसू और भारतीय जनता पार्टी। गंगा नारायण सिंह कल ही नामांकन कर चुके हैं और उन नामांकन के दौरान बताएं तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने दावा कर दिया है अगर राज्य की मधुपुर राज्य की जनता और कह सकते मधुपुर जिले की जनता अगर इस बार कह सकते गंगा नारायण सिंह को विधायक बनाती है तो निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि 10 मई तक बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो कह सकते एक बड़ा दावा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीका से आश्वस्त दिखाई दे रही है। और जिस तरीका से बात करें अभिषेक मधुपुर उपचुनाव की, तो मधुपुर उपचुनाव में सबकी निगाहें टिकी है, बस उस दिन का इंतजार है कि आखिर कब चुनाव होगा और जो चुनाव का जो परिणाम आएगा वो कब आएगा। लेकिन राजनीतिक हवाएं तो बखूबी चल रही हैं और उसका असर बखूबी देखने को भी मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस यह आरोप लगा रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कि बोरो प्लेयर के मदद से इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आने का फैसला लिया गया, क्योंकि आपको बता दें गंगा नारायण सिंह आजसू के एक कह सकते हैं बड़े नेता हैं और कह सकते हैं मधुपुर में उनका एक जुड़ाव है और जमीन से जुड़े एक नेता है और कह सकते हैं वोट बैंक उनका सबसे अधिक है। और आजसू के साथ जब गठबंधन हो गई है तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए एक मुश्किल की बात जरूर है। लेकिन जिस तरीका से हफीजुल अंसारी जो कि अभी मंत्री पद उन्हें मिला है और हफीजुल अंसारी हैं जेएमएम की तरफ से, तो कांटे की टक्कर जरूर है अभिषेक। अब यह देखना होगा कि जनता, मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर विजय बनाती है। जी शुभम, जिस तरीके से बात यहां पर चुनावी माहौल को लेकर, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, पर यहां पर सबसे बड़ा अगर कोई किंग मेकर है तो वो जनता है। तो शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जनता किस तरीके से इस पूरे राजनीतिक माहौल को देख रही है? देखिए अभिषेक, एक जनता से जुड़ी आपने बात कही तो एक बात बता दूं जी, जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि जो आने वाला सरकार होगा, जो आने वाला उनका उम्मीदवार होगा, जो आने वाला जो सरकार वो चुनेंगे जनता के द्वारा, तो वो उनके लिए काम करे, वो काम धरातल पर नजर आए। लेकिन ज्यादातर देखने को मिलता है राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकार ने वादे तो जरूर किए थे, वो वादे धरातल पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस बार की जनता समझदारी के साथ अपना मत जरूर देगी, क्योंकि झारखंड में 3 उपचुनाव हुए, 2 उपचुनाव हो चुके हैं और तीसरा उपचुनाव होने के कगार पर है। 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला है।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को खंगाल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को विफलताओं को गिनवाने में लगी हुई है। उन्हीं विफलताओं को और वो कह सकते हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर मधुपुर की जनता के बीच रखा गया है और मधुपुर की जनता को आश्वासन दिलाया गया दोनों पार्टियों की ओर से, चाहे वो विपक्ष की बात कर ले चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर ले। अब यह देखना होगा कि जनता किसे अपना समझकर कह सकते हैं कि और किस पे अपना भरोसा जताकर उन्हें मत देती है और उन्हें विजय प्राप्त करवाती है। ये बहरहाल ये तमाम चीज़ें अब जनता पर निर्भर करता है और जनता किस प्रकार इसको आकलन करती है और जनता अपना मत का प्रयोग कहाँ तक सफल करती है, क्योंकि मधुपुर का जो उपचुनाव है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव है। क्योंकि जिस तरीका से हाजी हुसैन अंसारी, जो कि कह सकते हैं अभी उनका निधन हो चुका, उनके बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री पद दे दिया गया बिना विधानसभा सदस्य बने हुए, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो जरूर है। मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके मंत्री पद तो दे दिया और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के सामने उनका शपथ ग्रहण भी हो गया। अब देखने वाली बात है क्या मधुपुर की जनता हफीजुल अंसारी या फिर गंगा नारायण सिंह दोनों में से किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हुए नजर आती है। जी शुभम, यहाँ पर बात अगर गंगा नारायण सिंह को लेकर की जाए, क्योंकि अगर राजनीतिक हलचल जो पैदा हुई है तो गंगा नारायण सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से ही शुरू हुई है, तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गंगा नारायण शामिल हुए हैं, ये बात बखूबी राज्य की जनता और तमाम लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरीका से मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राज्य परिवार थे, उनका वोटिंग बैंक उनका भी बहुत अच्छा था, लेकिन उससे ज़्यादा गंगा नारायण सिंह का था। तो गंगा नारायण सिंह इस बात को अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। इस बार अगर वो आजसू और भारतीय जनता पार्टी के साथ में लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बार अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है और एक कांटे की टक्कर ज़रूर देखने को मिल सकती है। और जब गंगा नारायण सिंह की आपने बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कह दी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि आखिर इस चुनाव की परिणाम किसके खेमे में जाती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाए चाहे वो जेएमएम के खेमे में जाए। लेकिन बस जनता इस उम्मीद में लगाकर बैठी है कि उस दिन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है कि 17 अप्रैल को परिणाम आएंगे और परिणाम में क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये आम जनता कह सकते हैं सबकी निगाहें बखूबी टिकी है और अगर सरकार बनती हुई नजर आती है। 17 तारीख को तो चुनाव होने हैं शुभम, 2 तारीख को मई में नतीजे आने हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर बात यहां पर इस सीट को लेकर की जाए, इन चुनावों को लेकर की जाए, तो ये उपचुनाव किस तरीके से खास हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बेहद खास है क्योंकि झारखंड में 2 उपचुनाव हो चुके हैं, बेरमो में और दुमका में। दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा शिकस्त पाया है, तो कहीं ना कहीं एक जीत की उम्मीद जरूर बरकरार है। 3 में से 1 जीत तो भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि निश्चित रूप में जीतना ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी। अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसा अपना परचम लहराते हुए नजर आती है या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी मधुपुर की जनता से तमाम वादे किए थे, तमाम कह सकते हैं तमाम कार्यों को गिनवाया था जो कि मौजूदा सरकार हेमंत सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं वहाँ की जनता के लिए। तो अब यह देखना होगा कि जनता किसे अपना मत देकर मत से विजय बनाती है। अब यह देखना होगा कि जनता ने जो अपेक्षाएं की थी, जो कह सकते हैं जो चुनेंगे सरकार, वो अपेक्षाएं उनकी पूरी होती है कि नहीं, क्या फिर वही आश्वासन का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा, क्या काम धरातल पर नजर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये सब तो चुनाव के परिणाम के बाद होगा। लेकिन मधुपुर का जो उपचुनाव हो वो दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर होमवर्क करके रखा है कि इस बार इस चुनाव को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना झंडा गाड़ते हुए जरूर नजर आएगी। जी शुभम, बिल्कुल ठीक है आपने कि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर जीत का परचम कौन लहराता है और किंग मेकर यानी कि जनता किसको किंग बनाती है, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो पक्ष और विपक्ष वो भी लगातार आमने सामने है। लगातार जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। लगातार उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरो प्लेयर जो है वो इस बार मैदान में उतारा। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।